गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास में पढ़ने कुछ मॉडल्स थे उनको डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। ठीक, अब अपन बेसिक कुछ फंडामेंटल है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और उन बेसिक फंडामेंटल में से है सबसे पहले कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, कि ये एटम में कैसे डिफाइन करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को अगर मैं डिनोट करूं तो वो जेड से करूंगा, एटॉमिक मास नंबर को मैं डिनोट करूं तो वो किससे करूंगा, ए से करूंगा। ठीक है, सिंपल। एक नॉर्मली अपन एटम का रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो वो मैं किसी भी एक सिंबल से दिखा देता हूं। जैसे ये एक्स कोई एटम है, कोई सा भी हो सकता है, जो टोटल 118 एलिमेंट है उनमें से कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे इसके नीचे सब स्क्रिप्ट में अपन जेड यहां ऐसे लिखते हैं, जिसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। और सुपर स्क्रिप्ट में अपन यहाँ पे ए को लिखते हैं। आप चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जेड और ए, तो जेड क्या है एक्चुअल में, ये है एटॉमिक नंबर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। और अगर मैं ए को डिफाइन करूं तो ये क्या है, मास नंबर, या आप बोल लो एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नंबर। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर जनरली स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन से निकाला जाता है। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर मैं यही बात करूं न्यूट्रल एटम के लिए, तो न्यूट्रल में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो, लेकिन न्यूट्रल होना चाहिए। अगर चार्ज वाला आ गया तो इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि चार्ज वाले में इलेक्ट्रॉन कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट वहां नहीं लगता है। मैं लिख देता हूं एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। उसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अगर दूसरी डेफिनेशन की मैं बात करूं, फॉर ए न्यूट्रल एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। ऐसा ही अगर अपन बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी मैं बात करूं किसकी, मास नंबर की, तो A इक्वल टू हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या को अभी मैंने बताया जेड से डिनोट करते हैं, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस न्यूट्रॉन। आई बात समझ में। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, A इक्वल टू जेड प्लस एन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो क्या हो जाएगा, A माइनस जेड। ठीक है, इससे रिलेटेड सिंपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिल्कुल इजी है, सिंपल सा है ये। 7th 8th क्लास में ऐसी चीजें आ जाती है बेसिक, कि एटम क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें 9th क्लास 8th क्लास में अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से अपन इनको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कैल्शियम 20, ये 40। तो यहाँ पे जो 20 लिखा है ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी जेड कितना है, 20। अगर मैं इसके मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर जेड सॉरी ए होगा। मास नंबर क्या होगा, ए। वो कितना है, 40। वो कितना है, 40। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें निकालने हैं तो आप क्या करोगे, 14 में से 20 माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। तो 40 माइनस 20 तो कितने, 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने इसमें, 20 है। ऐसे ही आप और एग्जांपल से देख सकते हो, जैसे फॉस्फोरस 1531। फॉस्फोरस का अगर मैं मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर कितना होता है उसका, 31, और एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका,
50। अगर आप यहां से z निकालोगे तो वो 15 आएगा, और यहां से a निकालोगे तो वो 31। अगर आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31 माइनस 15 कितना 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने इसमें 16 है। ठीक है, अब एक और टर्म वैसे मैंने आपको बता दी थी पहले भी, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, या मैं बात करूं सीधे न्यूक्लियन की, न्यूक्लियन ये मैंने आपको जब फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने न्यूक्लियन की डेफिनेशन वहां पे बताई थी कि न्यूक्लियन किसे बोलते हैं। तो न्यूक्लियन की सिंपल सी डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन are present in a atom is collectively known as nucleon। उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो न्यूक्लियंस क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये सिंपल न्यूक्लियन का आप ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इंडिविजुअल को नहीं बोलेंगे। अगर किसी में न्यूक्लियन अगर किसी में न्यूट्रॉन नहीं है तो वो फिर प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं 1H1, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता तो न्यूक्लियन कितने हैं इसमें, एक ही न्यूक्लियन है, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो या एक हो कोई सा भी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कहलाएगा। आई बात समझ में। तो ये सिंपल सी कुछ डेफिनेशन है। अब आगे अपन कुछ डेफिनेशंस और देखते हैं, तो आप हेडिंग डाल लेना सम डेफिनेशन। और सम डेफिनेशन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके आरपीएससी के पर्पज से, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, उसमें केमिस्ट्री में यहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है वो। और ये डेफिनेशन कौन सी है, ये है आइसोबार, आइसो टॉप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो डायाफर्स है, आइसो स्टीयर है। तो ये सारी की सारी टर्म क्या होती है, अपन यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं बात करूं आइसोटोप कि आइसोटोप किन्हें बोलेंगे। तो आइसोटोप स्टूडेंट अपन उनके लिए काम में लेते हैं जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी ये एक ही टाइप के एटम होंगे। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एक ही टाइप के एटम होंगे, और उनका मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो एटम विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप। उसे क्या बोलेंगे अपन, आइसोटोप बोलेंगे। एग्जांपल से समझो, बिल्कुल इजी है। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, D12 और T13। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1H1, ये तो दिखाई दिया मैंने से, इसको 1H2 भी, इसको 1H3 ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये हाइड्रोजन का सबसे लाइट एटम है, सबसे हाइड्रोजन का, और इसको अपन बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्रीटियम या ट्राइटियम। आई बात समझ में। जो हेवी वाटर होता है वो इससे बना हुआ होता है, हेवी वाटर जो अपन बोलते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है D2O, हेवी वाटर। आई बात समझ में। यहां पे देखो नंबर ऑफ, अगर मैं प्रोटॉन्स की इसकी सॉरी एटॉमिक नंबर की बात करूं मैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तीनों का सेम है, साफ दिखाई दे रहा है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। फिर बात करते हैं इनके मास नंबर की, तो मास नंबर देखो इनका डिफरेंट है। तो इस टाइप की जो स्पीसीज होती है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो इन सब को क्या बोलते हैं अपन, इनको बोलते हैं आइसोटॉप्स, इनको बोलते हैं आइसोटॉप्स।
और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप एग्जाम्पल से जैसे कार्बन ले लो, आप कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, सिंपल आप इनको ले सकते हो। तो यहां देखो आप, सबका जो एटॉमिक नंबर है वो सबका क्या है, सेम है। अगर मैं मास नंबर की बात करता हूं तो मास नंबर सबका क्या है, डिफरेंट है। अगर मास नंबर डिफरेंट है तो ये किस कैटेगरी में जाएंगे, ये जाएंगे आइसोटॉप की कैटेगरी। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, वो ऐसे जोड़े बना बना के दे देता है वो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है नीचे किसमें की एटॉमिक नंबर सेम है। जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है वो कहलाते हैं आइसोटॉप। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन आइसो बार की। आइसो बार की डेफिनेशन जस्ट उल्टी हो जाती है, मैं लिख देता हूं, एटम with different atomic number but same mass number. Atom with different atomic number but same mass number is known as आइसोबार। उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो अब ये कौन से एग्जाम्पल है वो देखते हैं अपन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गन कितने पे आता है, 18 पे, और इसका जो मास नंबर होता है कितना, 40। ऐसे ही मैं बात करूं कैल्शियम की, 20 पे आता है और इसका मास नंबर क्या होता है, 40। तो देखो एटॉमिक नंबर अगर आप देख रहे हो तो ये डिफरेंट है, और अगर यहाँ पे आप इनका मास नंबर देख रहे हो तो ये क्या है, सेम है। तो इस टाइप का अगर आपको पेयर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं अपन आइसो बार। क्या बोलते हैं अपन उसको, आइसो बार। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल की मैं अगर बात करूं, कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7 14, ये भी हो सकता है। ये अपने आप में कार्बन का आइसोटोप है। अगर मैं इस आइसोटोप को नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करता हूं तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, फिर ये दोनों के दोनों आइसोबार की कैटेगरी में चले जाएंगे। यहां पे आप देख लो एटॉमिक नंबर ये डिफरेंट है और ये क्या है, सेम। ये क्या होगा, आइसोबार। नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोटोन। थर्ड डेफिनेशन है आइसोटोन। आइसोटोन ये न्यूट्रॉन से रिलेटेड है ना, इसके मीनिंग से आप समझ सकते हो लास्ट से। आइसोटोन का मतलब होता है ऐसे एटम्स या ऐसे एटम्स का पेयर जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो। यहाँ लिख लेना, एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज आइसोटोन्स। उनको क्या बोलते हैं अपन, आइसोटोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सिंपल से एग्जाम्पल आइसोटोन के, जैसे कार्बन 6 12 हो गया, सॉरी आइसोटोन्स की अगर बात करें अपन तो कार्बन 6 14, ऑक्सीजन 8 16, एक पेयर तो ये है। और अगर दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सोडियम 11 23 और मैग्नीशियम 12 24। अभी जस्ट मैंने आपको बेसिक बताया था एटम को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है और एटम से अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं अपन, आप मास नंबर में से क्या घटा दो, एटॉमिक नंबर घटा दो, तो उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, a माइनस जेड। ए कितना है 14 माइनस 6, तो कितना आ रहा है 8। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ a माइनस जेड तो कितना होगा 16 माइनस 8, तो कितना आ रहा है 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम। तो इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे कि ये आपस में क्या है, आइसोटोन है।
ये क्या आपस में आइसोटोन है। ठीक, उसके बाद मैं बात करूं इस वाले की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, a माइनस जेड यानी 23 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा 12, यही आएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो कितना होगा 24 माइनस 12, कितना आ रहा है 12। तो दोनों क्या है सेम, अगर सेम है तो सोडियम और मैग्नीशियम आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोटोन होते हैं। आई बात समझ में, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसो, फोर्थ नंबर की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नाम से स्पष्ट है, आइसो वर्ड लग रहा है और पीछे है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां लिख लेना एटम्स और आयन with having same number of electron is known as isoelectronic। उनको क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो एग्जाम्पल सिंपल, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, और यहां पे नियोन सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3। अगर आप इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में क्या आएंगे 10 आएंगे, सब में क्या आएंगे 10। अगर आप इनमें भी निकालोगे तो इनमें भी क्या आएगा 10, सब में आप निकाल के देख लो। नाइट्रोजन कितने होते हैं 7 और -3 आ रखा तो प्लस हो जाएंगे, 7 और 3 10। एल्यूमिनियम में कितने होते हैं 13, 13 में से 3 आप यहां से हटा दो तो कितने बचे 10, यहाँ भी 10 बचेंगे, यहाँ भी 10। तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये किस टाइप की स्पीसीज हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे ही मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो नेक्स्ट इन्हीं के नेक्स्ट मेंबर की मैं बात कर लेता हूं, फॉस्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन -1, ऑर्गन पोटेशियम +1, कैल्शियम +2 और गैलियम +3, यही आएगा ना वेल, हाँ गैलियम। तो यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे, सॉरी इसको तो छोड़ देना क्योंकि इसमें डी ब्लॉक वाले भी आ गए ना, गैलियम को छोड़ देना है ना, इस वाले को छोड़ देना, यहां तक की बात करेंगे क्योंकि उसमें तो गैलियम में डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बीच में अब यहाँ पे जैसे कैल्शियम के जैसे अपन बाद में चलते हैं तो उसमें 3D सीरीज आ जाती है, ठीक है, तो 3D के बाद आता है वो, तो उसको छोड़ दो। यहां तक के जो एग्जाम्पल है इन सब में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करोगे तो कितने आएंगे, फॉस्फोरस 15 पे आता है, 15 और 3 कितने होते हैं 18, सल्फर में 16 होते हैं, 16 और 2 18, क्लोरीन में 17 होते हैं, 17 और 1 18, ऑर्गन में खुद 18 होते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन रखती है। ऐसे ही पोटेशियम में 1 माइनस कर दो 19 में से 18, कैल्शियम में 2 माइनस कर दो 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो सब में क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक के। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अगर आप इसका लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे सिलिकॉन और N2, ये भी इसका एग्जाम्पल होगा। सिलिकॉन और N2 कैसे होगा, देखो इधर सिलिकॉन कितने पे आता है, एल्यूमिनियम के जस्ट बाद आता है 14 पे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन कितने पे आता है 7 पे, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो दो में कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, तो ये किसका एग्जांपल होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट आइसो स्टेयर की। नेक्स्ट टर्म है अपने आइसोस्टीयर, आइसोस्टीयर्स। आइसोस्टीयर्स कैसी स्पीसीज को बोलेंगे,
ऐसी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटम क्या हो, सेम हो। यहां लिख लेना, स्पीसीज विच हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन as well as same number of atom is known as isosterics। इनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोस्टीयर्स बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल है N2 और CO का, एग्जांपल है N2 और CO। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7, 2 है तो कितने हो जाएंगे, 14, 14 हो जाएंगे। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कार्बन की, कार्बन में कितने होते हैं, 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, तो टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन में कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, CO में कितने हैं, 2, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो ये आपस में क्या है, ये आपस में है आइसोस्टीयर्स, ये आपस में क्या है, आइसोस्टीयर्स। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं अगर बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसको लॉफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है, हंसाने वाली गैस, लिख लेना आप, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं और ये लॉफिंग गैस है। CO2, अगर मैं यहां पे बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो नाइट्रोजन में अभी जस्ट देखा अपन ने N2 मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के कितने, 8, तो 14 और 8 कितने हो गए, 22, 22 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कार्बन की 6 होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 2 में कितने होंगे, 16, तो कितने हो गए, 16 और 6, 22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर आ रहे हैं, 22 22। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एटम की, तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, देखो 2 और 1, 3, 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इधर भी बात करोगे आप तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए, 3। तो ये आपस में क्या है, आइसोस्टीयर। इसको उतारो, फिर लास्ट डेफिनेशन की बात करते हैं अपन, आइसो डायफर की। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल आप अगर एक और एड ऑन करना चाहो तो वो कर सकते हो आप, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइसो डायपर्स में आप एक एग्जांपल, सॉरी आइसो स्टीयर में आप एक एग्जांपल और एड ऑन कर सकते हो। वो एग्जांपल है इनऑर्गेनिक बेंजीन और ऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, ऑर्गेनिक बेंजीन। ऑर्गेनिक बेंजीन तो आपने बखूबी खूब पढ़ा है इसको, ये मतलब 10th क्लास से इसमें इंट्रोडक्शन में आ जाता है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, 11th 12th में तो खूब पढ़ते ही हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन आपने 11th क्लास की जो बुक है उसमें एक चैप्टर है आपके इसका बोरोन से रिलेटेड फैमिली का, तो बोरोन की रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है, यानी पी ब्लॉक वाला जो आपके चैप्टर है उसमें इनऑर्गेनिक बेंजीन को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर मैं इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, इसका दूसरा नाम भी लिख लेना, इसको बोराजीन बोलते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन को क्या बोलते हैं, बोराजीन। इसका फॉर्मूला होता है B3N3H6, B3N3H6, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ऑर्गेनिक बेंजीन तो आप खूब जानते हो, C6H6। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, एक तरीके से आप इसको ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना अधूरी है। जितने भी आप सारे के सारे सिंथेसिस देखोगे, जो मोस्ट ऑफ जो जितने भी आप मेडिसिन वगैरह, ये फर्टिलाइजर वगैरह सब कुछ काम में ले रहे हो, उनमें बेंजीन का तो रोल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये एक बेसिक कंपोनेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर आप इसकी आराम से बना सकते हो, इस टाइप की स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन इसमें सबसे बाइंड हो रखा है, एक एक हाइड्रोजन, ठीक। अब ये जो नाइट्रोजन है ये अपने
जो लोन पेयर है उनको डोनेट कर रखा है किसको, बोरोन को। क्यों? क्योंकि बोरोन के पास क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल, और ये किसकी तरह ट्रीट करता है, लुईस एसिड की तरह। लुईस एसिड किसे बोलते हैं, ऐसे स्पीशीज या ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी रखते हैं या लोन पेयर लेने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। और जिनके पास लोन पेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, ऐसे ही ये वाले इसको डोनेट करेगा, ऐसे ही ये वाले इसको डोनेट करेगा। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर किसकी होती है, बेंजीन की। अगर आप बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेंजीन में भी तो यही होता है, ऐसे ये हाइड्रोजन, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन के जैसी प्रॉपर्टी रखती है ये। अब बात करें अपन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे, देखो बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन। बोरोन कितने पे आता है, 5 पे, 5 इलेक्ट्रॉन 3 है तो कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 है तो कितने हो गए, 21 इलेक्ट्रॉन, 21। हाइड्रोजन में कितने हो गए, 6। अब आप इनको जोड़ दो तो टोटल कितने होंगे, 27, 27 और 15 कितने हो गए, 42। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं इसमें, 42 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, कार्बन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में 6, तो 6 में कितने होंगे, 6 इंटू 6, प्लस एक हाइड्रोजन में एक होता है तो 6 में कितने, 6, तो 36 प्लस 6 कितने हो गए, 42। दोनों में कितने हो गए, 42। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की, तो देखो 3 और 3 6, 6 और 6 12 एटम्स। इधर देखोगे आप 3 और 3 6 कितने हो गए, 12 एटम्स। तो एटम भी कितने आ रहे हैं इसमें, 12, और इसमें भी कितने आ रहे हैं एटम, 12। तो आइसोस्फीयर में यही तो पढ़ते हैं अपन कि ऐसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम हो तो उनको बोलते हैं आइसोस्फीयर। इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है वो कि बोराजीन और ऑर्गेनिक बेंजीन एक दूसरे के आइसोस्फीयर होते हैं, ऐसा वो स्टेटमेंट बना के भी पूछ सकता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं आइसो डायफर की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आइसो डायफर्स। नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन अपनी आइसो डायफर्स। तो इसमें अपन क्या चेक करेंगे, इसमें अपन ये देखते हैं कि ऐसे कौन से एटम्स का पेयर बना हुआ है जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सब में इक्वल है। तो मैं डेफिनेशन की बात करूं अगर यहां पे, तो स्पीशीज विच हैविंग सेम n माइनस p इज नॉन एज आइसो डायफर्स। इनको अपन क्या बोलते हैं, आइसो डायफर्स बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें अपन, तो यूरेनियम 92 पे आता है, थोरियम आता है किस पे, 90 पे, तो ये 92 236 और ये 232। अगर आप इनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अगर आप रेशियो निकाल सॉरी इसका डिफरेंस निकालते हो तो वो दोनों में सेम आना है। तो देखो सबसे पहले आप इसमें न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो न्यूट्रॉन के लिए मैंने बोला 236 में से आप क्या घटाओ, 92। भाई ये ए है ना, ए में से आप जेड घटा दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको मिल जाएंगे। तो कितने आ रहे हैं, 4, 9 और 4 13, 144। अगर यहां पे घटाओगे तो कितना आ रहा है, 2, 142। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो दोनों में आपने निकाल लिए, प्रोटॉन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो n इक्वल टू 144 माइनस 92। अब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे
n माइनस पी की कर रहे हैं बात, है ना। तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे 9 और 4 13, 9 और 5 52। इधर देखो, इधर अगर आप 142 में से माइनस करोगे किसको, 90 को, तो ये कितना आएगा 52। तो देखो n माइनस पी का जो डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, n माइनस पी का जो डिफरेंस है वो इन दोनों में इक्वल आ रहा है। आपको यहां से दिखाई नहीं देगा, वो यहां से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, यहां से तो आप देखोगे तो आपको ये दोनों डिफरेंट दिखाई देंगे, ना तो आपको ये आइसोटोप दिखाई दे रहे हैं, ना आपको आइसो बार दिखाई दे रहे हैं, ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई देगा यहां से आपको। अगर आप इनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का रेशियो सॉरी डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस निकालने पे पता चलेगा कि दोनों के अंदर क्या है, 52 डिफरेंस आ रहा है। तो दोनों में अगर 52 डिफरेंस आ रहा है तो अपन इन दोनों को क्या बोल देंगे कि ये आइसो डायाफर्स, ठीक, ये क्या है, आइसो डायाफर्स। अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रखी है, तो उन प्रॉब्लम को अपन सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे अपन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहले वेव नेचर पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि बोर थ्योरी तक जाने के लिए आपको पार्टिकल का वेव बिहेवियर और ये जो होता है इसका पार्टिकल बिहेवियर, ये दोनों आपको पता रहना चाहिए। या मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसका वेव नेचर साथ के साथ उसका पार्टिकल नेचर आपको पता रहना जरूरी है। अगर वो आपको उसका आइडिया नहीं है तो आप बोर की थ्योरी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बोर की जो थ्योरी है उसने सारे के सारे डाटा कहां से उठाए हैं, मैक्सवेल प्लांक मैक्सवेल की जो थ्योरी है वहां से डाटा उठाए हैं, वहां से उठा उठा के उसने कैलकुलेशन की है और उनके डाटाओं को मैच किया है, ठीक है। तो अपन कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन की, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, तो ये दे रखा उसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कॉमा न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन BR35। एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है और एक दूसरा क्वेश्चन है, मैं वो भी लिख लेता हूं, एनसीईआरटी का ही है ये, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol to the species. इसमें ऑप्शन है Cl माइनस, बी है सल्फर, सी है S-2, डी है P-3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इस वाले को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इजी सा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के इक्वल होता है, कितना होगा 35। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, जेड के इक्वल होते हैं 35। न्यूट्रल एटम दे रखा है, ध्यान से सुनना, न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम के लिए मैंने लाइन लिखवाई थी, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज बैलेंस हो रखा है ना, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 35। अब निकालना आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड। ए कितना दे रखा है 80, ये कितना है 35। तो अगर ये माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 5, 8 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 7 माइनस 3 4। तो इसमें 45 क्या आ रहे हैं आपके, न्यूट्रॉन आ रहे हैं। 45 क्या है, न्यूट्रॉन। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा, ऐसा एग्जांपल मैंने पहले भी करवाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16, 16। उसने बोला है इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन भी क्या है 16 है। तो असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पीसीज।
बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके आरपीएससी में पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा हुआ है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको प्रोटॉन को पिकअप करना है, क्योंकि प्रोटॉन चाहे चार्ज स्पीसीज हो चाहे न्यूट्रल हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल होता है उसके एटॉमिक नंबर के। तो प्रोटॉन से आपको सिंबल पता चल जाएगा कि 16 पे क्या आता है, 16 पे आपको सीधा पता चल रहा है कि 16 पे तो सल्फर आता है। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही जाने हैं कि फॉस्फोरस और क्लोरीन तो हो नहीं सकता, 16 पे सल्फर आ गया। अब उसने मेंशन किया है कि इसमें जो न्यूट्रॉन है वो कितने, 16। तो 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन ये किसके इक्वल होंगे, ए के इक्वल। किसके इक्वल होंगे, ए के इक्वल। तो ए कितना आ गया इसका, 32। अब 16 प्रोटॉन है इसमें और इलेक्ट्रॉन इसने बताए हैं 18। तो ऑब्वियस बात है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है। भाई 16 प्रोटॉन 16, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होते तो न्यूट्रल रहता, तो न्यूट्रल रहता तो अपन इसकी तरफ सोच सकते थे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन दो और आ गए, तो 16 और 2 कितने हो गए, 18। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें दो ज्यादा आ गए तो 16 माइनस 2 से अपन उसको दिखाएंगे ऐसे, 16 माइनस 2 बोल लो, इधर 32 लिख लो, या आप सिंपल इसको सल्फर माइनस 2 बोल लो। आई बात समझ में, यानी सल्फर पे कितना चार्ज आ रखा है, -2 चार्ज आ रखा है, तो ये भी कैंसिल हो गया अपना, ऑप्शन क्या अपना S-2। तो ये कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जो यहाँ पे अपन ने इससे रिलेटेड डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी अब थोड़ा अपन एक्सटेंड तरीके से उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे नील्स बोर थ्योरी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।